क्षेत्र जाता है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, उसमें भी आप अपने आप को एंटरप्रेन्योरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर जहाँ बात आती है कि आपको ही पूरी जिम्मेदारी लेनी हो, और व्हेन द बक स्टॉप्स एट यू, मतलब आपके अलावा कोई नहीं कह रहे, ऊपर से पूछ के बताऊंगा, साहब को पूछ के बताऊंगा, या मुझे नहीं पता क्या करना, आपको ही सब कुछ करना है, नहीं भी पता तो आपको ही डिसीजन लेना है। तो जब डिसीजन मेकिंग आती है तो वहां पे जिम्मेदारी भी आती है और वहां पे रिस्क भी आती है। तो आपको ये देखना होगा कि मेरे डिसीजन से मेरे परिवार को या जिन लोगों को मैंने साथ में लगाया है, जिससे मैंने पूंजी एकत्रित की है, उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं या अपने कैपिटल प्रोवाइडर हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा आपको सोचकर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के तरीके क्या है, राइट। दो तरीके होते हैं जनरली। एक तो ये कि आप ये सोचो, ऐसे आप हवा में नहीं कह सकते, सबसे पहली बात है ना, कि मुझे स्टार्टअप करना है। बहुत सारे बच्चों से पूछना है आजकल कि आप मुझे जॉब में जाए, वो स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप क्या करोगे, है ना। स्टार्टअप अपने आप में कोई चीज नहीं होती है, राइट। जब ये पूछा जाता है कि वो तो मैं आगे देख लूंगा, बस मुझे स्टार्टअप करना, मुझे जॉब नहीं करना, ये नहीं करना तो बहुत लोगों को पता होता है। क्या करना है यही जानना अपने आप में, वो कहते हैं ना निर्वाणा, या फिर क्या अपने आप को जानकर आप पता कर सकते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि स्टार्टअप के दो मुख्य द्वार होते हैं। एक तो ये है कि आप अपने आसपास देखें कि क्या पेन पॉइंट है, क्या प्रॉब्लम है, जिसको मुझे सॉल्व करना है। जैसे कि एक व्यक्ति ने देखा कि यार एक शहर में बहुत सारी टैक्सीज भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मगर कहीं वो टैक्सी स्टैंड पे रहती नहीं रहती, और बहुत सारे पैसेंजर वेट करते रहते हैं टैक्सी का, उनको पता नहीं चलता कि वो गाड़ियां कहाँ हैं, और कहीं कहीं फोन नंबर से कोई घुमाता है, तो कहीं ड्राइवर कहीं और है, उसको आने में समय लगता है, और ओवरऑल दोनों का ही नुकसान है। टैक्सी वालों को सवारी नहीं मिल रही और सवारियों को व्हीकल नहीं मिल रहा। तो उसने बोला क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिसमें सबको दिखे कि कहाँ पे टैक्सी है, और टैक्सी वालों को दिखे कि कहाँ पे मुझे कस्टमर मिल सकता है। तो ऐसे करके उबर आया, फिर ओला आया, रैपिडो आ गया। तो एक प्रॉब्लम थी कि जिसको कहते हैं आयरन कर्टन, यानी दिख नहीं रहा था कि सामने क्या है, और आस पास में टैक्सी पीछे की गली में भी मगर नहीं दिखी। और आज छोटे से छोटे शहरों में आप आराम से ओला उबर करो, ट्रांसपेरेंसी है, आपको फेयर का पता है कितना होगा क्या नहीं, कोई चीट नहीं कर सकता, मैप से चलता है। एक और प्रॉब्लम थी कि नेविगेशन। आज जैसलमेर से यहाँ तक आने में भी हमारे ड्राइवर ने बस मैप से ही चला है, उसको भी नहीं पता। तो एक तरह से हम अपना दिमाग भी कहीं गिरवी रख रहे हैं मैप के जरिए या कंप्यूटर के जरिए, मगर एक बैलेंस वे में यूज करें तो ये सारी चीजें वो हैं जो किसी प्रॉब्लम को देखकर किसी ने आइडेंटिफाई किया और उस पर अपना स्टार्टअप बनाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको सामने दिख रहे हैं। दूसरा ये होता है कि ऐसी चीज दो दुनिया को जो उनको खुद को नहीं पता कि होनी चाहिए। आज एक व्यक्ति बनाता है बाहुबली मूवी, ठीक है, राजमौली, उसको थोड़ी पता है पब्लिक को इतनी भव्य ऐसी मूवी चाहिए, ऐसे सस्पेंस वाली। कोई भी क्रिएटिव है, कोई भी आर्ट बनाता है, म्यूजिक बनाता है, उसको पहले से नहीं पता होता खुद को कि चलेगा कि नहीं चलेगा और पब्लिक को ही चाहिए कि नहीं। वैसे ही जैसे स्टीव जॉब्स ने आईपैड बनाया, लोगों को पता ही नहीं था। सोनी ने वॉकमैन बनाया, ठीक है, एक जरूरत भी थी, किसी ने सोचा होगा किसी ने नहीं, मगर ऐसी चीज जो किसी ने सोची ना हो। When Henry Ford created Ford, he said, I don't want to give the world the fastest horse. मैं दुनिया को तेज चलने वाला घोड़ा नहीं देना चाहता, क्योंकि तब तो घोड़ों से ट्रांसपोर्ट होता था, कानों से होता। मैं दुनिया को एक अलग चीज देना चाहता हूँ। अदरवाइज लोगों से पूछो कि यहाँ बस की घोड़ा ठीक है, थोड़ा और फास्ट चलना चाहिए, 10% इसकी स्पीड बढ़ाओगे। तो एक ये भी तरीका है कि आप कुछ एकदम ही ऐसा नया करें जो कि आपके कंज्यूमर को भी नहीं पता कि ये चीज है, मगर उसके आसपास अपने आप आपका कंजम्पशन सेट बन जाए, अपने आप आपका मार्केट डेवलप हो जाए। तो ये बहुत डीप में आपको सोचना पड़ेगा, और अलग अलग चीजों में अलग अलग विषयों पे आपको जानकारी भी लेनी पड़ेगी। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट में जब यहाँ बैठे हैं, मुझ में और एक अंतिम पंक्ति में बैठे किसी भी स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है। आपको अपना बस फोन खोलना है, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, जो भी आप जानना चाहें, बस एक ही प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए। प्रश्न ना मैं डाल सकता हूँ, कोई और डाल सकता है, वो प्रश्न आपके दिमाग में है। दुनिया की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो स्टीव जॉब्स या एलन मस्क या बिल गेट्स को, वो आपको हो सकती है। इनफैक्ट उनकी खुद की जानकारी भी आपको मिल सकती है, ठीक है। बस आपको प्रश्न होना चाहिए और जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी चीज, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, आप खुद ही देखें। आपको चलो एंटरप्रेन्योरशिप तो एक चीज होगी, इवन एज ए कैरियर की मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। अगर किसी को सीए करना है, क्यों सीए करना है कि मेरे चाचा ने कर लिया, किसने कर लिया, उसने कर लिया, चलो कॉमर्स ले लिया, सीए कर लिया। किसी को मान लो डॉक्टर बनना है, देखो डॉक्टर के मेरे डॉक्टर, अगर कोई, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहें तो यू शुड सीक आउट हेल्प, यानी कि आपको जाके मिले लोगों से कि जो आप ये काम कर रहे हैं, आपको आप 2-3 दिन जाके उनके ऑफिस में बैठ रहे हैं कि सुबह से शाम तक क्या होता है, किस तरह से के लोगों से मिलते हैं, किस तरह का काम करना पड़ता है, किस तरह की बात होती है,
आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं एंजॉय करूंगा भी, क्योंकि पूरी जिंदगी फिर आपको लगभग उसी प्रोफेशन में निकालनी है, ठीक है। सेम चीज आप बिजनेस करना चाहें, एंटरप्रेन्योरशिप, तो हमारे यहाँ तो कमी नहीं है बिजनेसमैन की और इंडस्ट्रियल्स की। कल को जैसे कोई बड़े शहर में बीमारी पड़ जाए, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाए, तो उसे वहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस भी हैं, और सबसे बड़ी बात उद्यमी मानसिकता के लोग हैं यहाँ, है ना। तो और जो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, जैसे इन्होंने मेरे ही बैच के कई लोगों के नाम बताए, जैसे ऋषभ है, वो सीए है, और भी कई लोग हैं, अपने राजेश है गूगल वाले, और हम लोग तो अब जाके कनेक्ट हो रहे हैं, जब व्हाट्सएप के बीच में तो कोई थी नहीं चीज़ें। अब फेसबुक व्हाट्सएप लोग, अच्छा ये यहाँ है, वो वहाँ है। कल ही मुझे एक बंदा मिला रेलवे स्टेशन पर, रोहित ठाकुर, वो स्लम्बरजर में है, वो हम लोग ट्यूशन में धक्के खाते थे उसको, ठीक है ना। तो मैंने धक्के बहुत खाए हैं, इसलिए मैं उस लेवल पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ कि आदमी का कहीं सक्सेस ना हो रहा हो तो उसको दिमाग में कैसे रहता है, और सक्सेस होने के बाद में उसको कंटिन्यू कैसे करना, उसमें भी अपने अनुभव में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बीकानेर में है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, और बस आप लोगों से मिलिए, और मैं जितने भी दूसरे लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी दरखास्त करूंगा कि बच्चों को भी थोड़ा मौका दें, ठीक है। चाहे तो आप राजनीति में लगाएं, अपने साथ कैंपेनिंग में लगाएं, चाहे अपने कमोडिटी के उसमें लगाएं पुखराज जी, चाहे आप सीए के किसी क्षेत्र में लगाएं, पर बच्चों को मौका जरूर दें और थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। अपने बच्चे सीखेंगे, कुछ गलती करेंगे, मगर आगे जाके वो आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सारे स्टार्टअप को मेंटोर करता हूँ खुद, जैसे विशाल ने इसीलिए मुझे बताया कि आप इतने लोगों को करते हो तो बीकानेर ही क्यों नहीं किया। मैंने कहा चलो, मैं वैसे मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं जैसलमेर से सीधा जाने वाला था, पर मैंने कहा एक दिन निकाल कर मैं जरूर जा सकता, इतना पास में हूँ, ठीक है। तो और इनका बहुत बहुत इन्होंने इतना फॉलोअप किया कि सर आ रहे हैं, मैंने कहा हाँ चलो। बीच में एक बार कुछ मामला ठंडा पड़ रहा था, मैंने कहा नहीं जाते, फिर उन्होंने जब दोबारा कॉल किया तो मैंने कॉल पे ही अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया, क्योंकि कैसे इतना अच्छा मौका मिले कि आप अपने लोगों के बीच में बैठकर अपनी बात करें, और जो मान सम्मान आपने दिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे आपने देखा कई सारे तरह के मिले हैं सम्मान, पर इससे ज़्यादा मीठा कोई बात नहीं हो सकता कि अपने ही लोग आपको पहचानें और फिर बैठ में अपने बीच में बात करें। अब मैं चाहूँगा कि मैंने बहुत बोल लिया, आप लोग भी अपने कोई भी सवाल और कोई भी सुझाव भी हो, आप अपनी बात भी कहना चाहें। अंडर काम नहीं करना है, ठीक है। और कहीं कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है उससे, तो कहीं कहीं हद तक ये सोशल प्रेशर भी आजकल, स्पेशली जो IIT वगैरह में आते हैं, उनको ये रहता है कि चलो मुझे स्टार्टअप ही करना है। तो आप आइडिया को देखें, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट देखें कि हाँ जो मैं बना रहा हूँ उसका मार्केट कितना बड़ा, उसका टाइम कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कुछ तो आप गणित लगाएं। और हम लोग तो बड़े रुके हैं गणित में, और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखें। एक समय बीच में, आज से 3 साल पहले ऐसा भी था कि नोबडी वाज आस्किंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, कि आपके कितने कस्टमर हैं, कितने यूजर, उस पर आओ, आप ये बात आप ये पूछो ही मत कि क्या प्रॉफिट है। मगर वापस आजकल फंडिंग उन सब कंपनीज को मिलना बंद हो गई है जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है। आज हर व्यक्ति प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज कर रहा है। अब हम लोग इस मामले में बहुत समझदार हैं, हम ₹1 वहीं फेंकते हैं जहाँ पे ₹100 आने की उम्मीद थी। तो जी, लेकिन देखिए लेटेस्ट फिगर है कि इस साल 11,000 स्टार्टअप बंद हुए, यूनिकॉर्न पिछले साल से कम हुए, अभी 125 के आसपास यूनिकॉर्न है, लास्ट ईयर 107 थे। देखिए आप कह रहे हो कि नौकरी दे रहे हैं, राघव चड्ढा बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, संसद में उन्होंने गिग एम्प्लॉइज को कितना पैसा मिल रहा है उस पर बात की है। पिछले हफ्ते हमने 31 दिसंबर को देखा दिल्ली में गिग एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर रखी थी। आप इस बात सर क्यों नहीं एग्री करते कि स्टार्टअप में एक इंडिविजुअल सिर्फ अमीर हो रहा है, या उसका एक ग्रुप है IIT IIMs का, वो सिर्फ अमीर हो रहा है, 10-12 लोग हैं उनकी वेल्थ बन रही है, 100 लोगों को वो मैक्सिमम नौकरी दे रहे हैं, और उनका जो सप्लाई चेन है उसमें उन्होंने पढ़े लिखे एक BCom BA बेरोज एक युवा को मजदूर बना दिया है, उसे बाइक दे दी है, घर जाके वो डिलीवरी कर रहा है। ये बहुत टफ बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये हकीकत है। इस पे मुझे आपकी प्रैक्टिकल रिमार्क्स चाहिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। So factually I agree with you completely, okay, but conceptually we have to deplete. मतलब मैं सैद्धांतिक रूप से आपसे सहमत हूँ, जो आपने तथ्यात्मक रूप से आपने रखे हैं कि हाँ भाई एक BCom BA किया, वो क्यों बाइक चलाया, क्यों घर घर का, ठीक है। पर आप ये सोचो कि अगर कोई जोमेटो नहीं होता तो वो क्या कर रहा होता, क्या उसके पास में कोई सरकारी नौकरी होती, या कहीं कोई बड़ी इंडस्ट्री में वो कोई एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल काम कर रहा होता। तो मैं कहीं कुछ हद तक धन्यवाद ये देता हूँ, ना केवल जोमेटो का या स्विगी का, बट जो लोग कंज्यूमर यूज कर रहे हैं उसका। पर ये आइडियल स्थिति बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल कारण हैं, ठीक है, जो कि मूलभूत कारण हैं, और जिसपे कोई एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप की जिम्मेदारी नहीं बनती है। मुख्यतः जिम्मेदारी सरकार की है। आज बहुत सालों से पिछले रोजगार का सृजन बहुत कम हो गया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम हो गया है। अगर कैपिटल नहीं जाएगी इंडस्ट्री में तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, खाली सर्विस सेक्टर ही थोड़ा बहुत बढ़ेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो नए जॉब कैसे क्रिएट होंगे।
जॉब क्रिएट नहीं तो होंगे। स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल स्टार्टअप सारे सर्विस सेक्टर में क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग अगेन हमें ये भी देखना होगा कि हमारी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या है, राइट पॉलिसीज क्या है। अच्छे कुछ सुधार भी हो गए लेबर, जैसे लेबर रिफॉर्म भी हुए या जो भी है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कोई भी पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट यहाँ दे भी नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि अगर फार्म सेक्टर को लें, फार्म सेक्टर पूरी तरह से स्टैग्नेट है। कृषि क्षेत्र में आज आय बहुत कम है और कुछ अच्छे जो लॉज भी आए वो किसी तरह से वो शेल्फ हो गए। जो प्रोसेस थी उसमें कंसल्टेटिव नहीं हुआ तो उसकी वजह से आंदोलन हो गए, हाईजैक हो गया और वो वहीं पे हो गए। तो कुछ हद तक पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं, मगर फिर भी ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसमें मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स का नाम लेकर उनको बदनाम तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा कि आप बाइक पे दौड़ा रहे हो। मैं तो कहता हूँ कुछ लोगों को रोजगार ही दिया, हालांकि फिर भी सबको नहीं मिल पाएगा और उनकी भी आय धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे उन्होंने भी अपना दिखाया कि 1 घंटे का 102 रुपये मिलता है जोमेटो ड्राइवर का। आज कौन से जॉब में 1 घंटे का 102 रुपया उस एज के और इतने एजुकेशन के बंदे को मिल जाएगा? ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और आई थिंक धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि कैपिटल फॉर्मेशन। अभी जैसे पहले इंडिया में एफडीआई आ रहा था, अभी हमारा नेट एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नेगेटिव पे आ गया है। पहले कम से कम 15-20 बिलियन डॉलर हर साल का आता था, अब हमारा जस्ट $1 बिलियन रहा है और वो भी इसलिए कि लोग बाहर जाकर पैसा देते हैं। तो हम आगे जाने के लिए ऐसा ना हो कि मैक्सिको बन जाए, नेपाल बन जाए, फिलीपींस बन जाए कि लोग बस बाहर जाकर काम कर सकते हैं। काफी सारी पॉलिसीज भी ऐसी जो गति आया जिसमें हमारे कुछ मेरे मित्र भी हैं उसमें मनीष सब्रवाल, तो वो ये था कि हम लोगों को थोड़ा स्किल करके फिर बाहर भेजते हैं। मगर क्यों ऐसा माहौल ना बनाया जाए देश में कि लोग देश में ही रहकर देश की तरफ। चलिए मैं चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस पे बात की जाए। मैं पहला क्वेश्चन प्रकाश जी से कहूंगा कि कोई बात एक आप इंडस्ट्री से हैं, एक क्वेश्चन आपकी तरफ से। सिद्धार्थ जी वैसे तो पुराने व्यक्ति हम लोग को साथ कर चुके हैं की बात हो। ये सिद्धार्थ जी ये जो खुद का काम करने की जो प्रवृत्ति है ठीक है ये, और हमारे जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ तो खुद का काम करने की प्रवृत्ति है, नौकरी की बात नहीं सोचते हैं। क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि पहले आदमी स्किल सीखे, मतलब किसी जगह नौकरी करके सीखे, किसी कारखाने में लेबर बनते सीखे, उसके बाद में वो खुद का काम करने की सोचे, तो शायद ये अच्छा नहीं रहेगा। क्या इस बारे में बिल्कुल मैंने पहले ही कह दिया था, बिल्कुल सहमत हूँ। और काम करना आना चाहिए, क्या काम करना बात की बात है। एक होता है ना कि हल में जुतना है, वो जोतने वाला भी कोई चाहिए और आपको 10 घंटे बैठ के या खड़ा रह जैसे भी काम करना है, वो भी स्किल है अपने आप में। तो बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। और उसके बाद में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। अभी आपने बोला है कि आपको जाना चाहिए, बैठना चाहिए, जाके देखें चीजें कैसे हो रही हैं। चल उसी चीज को उन्होंने रिलेट किया। सक्सेस और फेलियर के बारे में बहुत राज की बात है खुद बारे में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम खराब किया। तो मैं 8वीं तक था मैं विद्यानिकेतन स्कूल में, जो उस जमाने की अच्छी स्कूल थी हिंदी मीडियम। और फिर 9वीं में मैं गया बालवाड़ी में इंटरव्यू देने में। अब आप उस जमाने के लोगों को पता होगा बालवाड़ी और विद्यानिकेतन का बहुत कॉम्पिटिशन था। तो जो मैडम थी उसको सब कुछ इंटरव्यू अच्छा लग गया, सब कर दिया, बोला ये आगे विद्यानिकेतन में बकरे, मतलब क्योंकि 8वीं तक तो आप आओगे नहीं, उसके बाद 9 10 ओनली गर्ल्स है। तो काफ़ी उन्होंने फिर एक मैथ्स का बड़ा ही मुश्किल सवाल दिया, वो भी कर दिया, मगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फाइनली जब कहीं तो जाना था, एक दिन के लिए मैं गया जवाहर स्कूल जहाँ मेरे पिताजी पढ़े थे, वो तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया। तो फिर फाइनली हनुमंत विद्यालय रत्तुमार्जा जिसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैंने 9वीं और 10वीं किया। वो मारवाड़ी मीडियम, कुछ लोग हो सकता है वहाँ से भी हो, तो हिंदी मीडियम ही है, गुरुजी बैगरी वाला हिसाब। फिर 11वीं 12वीं की मैंने चोपड़ा विश्वविद्यालय इसलिए कहते हैं वहाँ पे आओ नहीं जाओ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वहाँ के पंखे हम कमल का फूल बना देते थे, डेस्क को तोड़कर हम उससे। तो वो जमाने वाले थे, मगर कुल मिला के कोई ज़्यादा गाइडेंस नहीं था बिजनेस फैमिली से। हालांकि मेरे जो ताऊ जी हैं वो कोल इंडिया से रिटायर हुए, उनका ही उनको देखकर हम सोचते थे कि कुछ ऐसा करें। हर एक का कुछ न कुछ रहता है, नोबडी का सेल्फ मेड मैं 100%, मगर इतना हमारे पास में कोई ना तो अप्रोच की ना कुछ और, क्या किया जाएगा। फिर साइंस मैथ ले लिया और अपने मुकाबले में आके हम कुछ कर लेंगे। फिर आईआईटी का एक सपना कि नहीं पीईटी में जाना, नहीं आईआईटी में करना, ऐसे करके मैंने फिर ड्रॉप भी लिया। 3 साल मैंने खराब किया, ठीक है, ट्यूशन भी की, 1 महीना ट्यूशन देके लगता तो आ गया। और फिर कुल मिला के किसी तरह से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी वो जो पहला बैच था राजस्थान का, और फिर वहाँ से मैंने कहा चलो एक प्लेटफॉर्म लाइफ में मिल गया है, तो अब इसको छोड़ना। फिर मैंने कॉलेज में खूब पढ़ाई भी की, मस्ती भी की, पॉलिटिक्स भी की, कॉलेज का प्रेसिडेंट था, सारे जो अभी आप दूसरे तरह का अवार्ड देखें वो सारी अभिरुचियाँ तब मेरी इच्छाएं रहती थी, मगर कॉलेज में जाके और मैंने उनमें बात किया और वहाँ से एक तरह की एकेडमिक सक्सेस हुई, राइट। और वहाँ से फिर बैक टू बैक मेरा अहमदाबाद में हो गया, फिर प्रोफेशनल जर्नी शुरू हो गई। फिर मैंने कुछ समय बाद फिर कीड़ा काटा कि खुद का कुछ करते हैं, कमोडिटी सेक्टर में था,
एक्सचेंज में आप ट्रेड भी कर सकते हो और उतार चढ़ाव देखता है तो मन चलता है कि यार कुछ करें। हालांकि यहाँ पे आता है जब भी करें अच्छा। दूसरा एक कारण ये भी था मेरा, आप देखोगे जॉब के कारण मैं खाली आपको भाषण दे रहा हूँ, मगर मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम एटलीस्ट शुरुआत में उपयोग किया। तो ये था कि चलो यार ऐसे करके तो बीकानेर में बहुत अच्छा लगा, घर आते जाते रहेंगे। मुझे सिंगापुर में क्या पॉइंट मिल रहा था, मुझे ITC लेने को तैयार, मेरा सेकंड रैंक नहीं बैच, पर मेरे एनसीटैक्स के लोग बहुत जानते हैं, तो अपन कम से कम ट्रैवल होता रहेगा। और वास्तव में हर 2-3 महीने में ट्रैवल करता भी था। सुराणा जी को बताया, कराची से सबसे मतलब मंडियों में आना जाना मुझे अच्छा भी लगता, अभी घूमना भी मैं जैसलमेर में गाँव में घूम रहा था, मगर कारण कुछ और थे कि मैंने वो चूज किया। फाइनली मैंने एक स्टार्टअप खोला अपना कॉम एडवाइस, तो उसमें कमोडिटीज ट्रेडिंग एडवाइजरी रिसर्च वो काम था, अच्छा चल रहा था, वो प्रॉफिटेबल था। पर एक्सचेंज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक के बाद एक बैन हो गया, अपना द्वार पहले बैन हुआ, फिर कैस्टर हो गया, और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स का ब्याज बदलने का काम था और रिसर्च का था। तो वो कुल मिला के उस तरह से फिर भी प्रॉफिटेबल था, मैं उसमें चला सकता था। मगर एक स्टार्टअप रियली वो होता है जो स्केल हो। आपने जैसे शुरुआत की, उसी कहूँगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ स्टार्टअप नहीं, आपको क्यों लगता है? क्योंकि इसलिए लगता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या है। स्टार्टअप हमेशा वो स्टार्ट स्मॉल बट विद कैपिटल एंड मैनेजर स्किल इट ग्रोज विद। वो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आप दूसरों को भी रोजगार दे रहे हो, मगर स्टार्टअप खाली वही डिफरेंस है। खाली इसका मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी वाला ही स्टार्टअप है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे ग्रीनफील्ड, जैसे जियो है या कोई भी इस तरह है। तो एनीवे फिर मैंने अपना थोड़ा क्षेत्र बदलकर मैं आया एगटेक में। तो RML एगटेक कंपनी, उसमें एज ए चीफ बिजनेस ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में मतलब ऐसा नहीं, उसके बाद में मैंने अपना पैसा लगाया, मगर गुलाम एक कंपनी है, उन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कुछ फंड दिया कि हमें एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, उसे आप बनाइए। तो मैंने अगले सेक्टर की शुरुआत की। तो उन्होंने, गुलाम तो बहुत बड़ी कंपनी है, मगर मैंने अपनी एक छोटी टीम बनाई और लिमिटेड टीम्स में मैंने उसका स्टार्टअप चलाया। ठीक है, तो इस तरह से थैंक यू सो मच। ठीक है, सब कुछ मैकेनाइज हो गया। तो जो ये बाइकर डिलीवरी करने वाले हैं, इनकी संख्या बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी हो, कीप देम ऑन द फार्म, जो जहां बैठा उसको वहीं बैठा रहे। ये एक अनस्टेट पॉलिसी है। ठीक है, क्योंकि और ये एक मजबूरी भी है। ठीक है, इसी कारण से देखा जाए तो हमारी यील्ड बहुत कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एक्चुअली ज़्यादा है। आप देखोगे कि चेन्नई के पोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया से लैंडेड व्हीट बहुत बार सस्ता होता है दिल्ली से आने बजाय, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कॉस्टली और ब्रोकन है बहुत जगह पे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें तो नहीं है, मगर सबसे बड़ा ये है कि अल्टरनेटिव नहीं, स्किलिंग और कैपिटल, दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ योगदान कर पाऊंगा। खाली मैं इशारा कर सकता हूँ कि आपको किधर देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम आज मैकेनाइजेशन कर रहे हैं, और जैसे हम स्टार्टअप में एग्री में भी बहुत सारे आइडिया आते हैं कि चलो हम पूरा प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, IoT लगाएं, सेंसर लगाएं। अरे भाई वो सब कर लोगे, मगर आपका बिकेगा तो उसी मार्केट में ना। टमाटर के भाव आपको 15 रुपए देगा तो वो आपको 16 दे देगा, 17 दे देगा, 25 तो नहीं देगा। तो आप उसमें इनपुट यानी कि फिजिकल इनपुट, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या ग्रोथ रेगुलेटर कितना डालोगे, या और मैकेनाइजेशन कितना करोगे, क्योंकि बाहर से भी जो माल है वही, क्योंकि ओपन मार्केट होने से नुकसान भी है। पहले ओपन मार्केट नहीं था 91 से पहले, तो आपका एक दोस्त था। तो आई थिंक गंभीर चीजें हैं और अलग से इसके ऊपर शुक्रिया सर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन चेंज हो रहा है। जैसे आपने बताया कि पहले देख कपड़ा ऐसे मतलब अपनी कपड़े की भी दुकान थी, तो और जो आते थी और जो पूछती थी वो चार लिखी तो फाटक तो बोल, अब कोई नहीं पूछता। अब तो है कि अच्छा दिखना चाहिए, फटने से पहले मैं उसको बहुत पहले नहीं दूंगा। तो ये बातें सही है आपकी, पर चाइना का एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा। चाइना ने क्या किया कि अपनी, चाइना की एक तो डेमोक्रेसी नहीं वहाँ पे, चाइना को भी सेम प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की, तो उन्होंने फार्म से निकाल के लोगों को इंडस्ट्री वाले शहरों में बसा दिया, पूरा मास माइग्रेशन हुआ है। वो इंडिया में नहीं हो सकता जहां तक, और मैं चाहता भी हूँ कि इतनी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक तरीके से हो, मगर चाइना ने फर्स्ट मोर एडवांटेज ले लिया कि उन्होंने फैक्ट्री इतनी कैपेसिटी की लगा दी। आपको पता है कैपेसिटी ज्यादा होती है तो पर यूनिट कॉस्ट कम आती है, सीधी सी बात है। या तो आप कैपिटल कॉस्ट देख लो या वेरिएबल कॉस्ट देख लो। तो उसके बाद उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया। आज जो भी कुछ हो, ट्रम्प भी चाइना का इतना बड़ा दुश्मन होने के बावजूद उसने इंडिया पे ज्यादा टैरिफ लगाए, चाइना से ज्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इंडस्ट्री वापस वहीं जा नहीं सकती। अब वो वहां पे बैठे मोटे अमेरिकन को स्क्रू ड्राइवर नहीं घुमा सकते, ऐसे कुछ मीम्स भी बने। मगर वो बात यह है कि वापस तो वो उस तरफ नहीं जा सकते। अमेरिका का अपना एडवांटेज है टेक्नोलॉजी में, डिजाइन में, इनोवेशन में, अमेरिका आगे बढ़ गया। मगर चाइना से अभी हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन क्षेत्रों में जहाँ चाइना आ गया, मगर हम अपने रास्ते निकाल सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हम आगे हैं, हमारे जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको हम बढ़ावा दें। हमारे और भी जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फूड है, आज इंडिया से जितना एक्सपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा रोल है, उसमें जाएं तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। एंड आई एम श्योर बच्चे और हम सब लोग मिलकर उसमें कोशिश करें। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आप आखिर में एक बार जोरदार तालियों के साथ